इस समय अहमदाबाद में मौजूद हूँ। क्रैश साइट की तस्वीरें कल से हमने आपको दिखाई हैं। आज उस चीज की बारी है जिसके जरिए शिनाख्त होगी जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये डीएनए सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि ये निर्धारित हो सके कि जो उस हादसे के बाद जो किसी को भी पहचान पाना, समझ पाना कि कौन है क्या है, वो बिल्कुल भी असंभव हो रहा है, वो विज्ञान के जरिए पता चल पाए। और जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को, अपनों को गंवा दिया है इस हादसे में, उन सब के लिए भी एक ऐसा समय हो पाए कि वो समझ सकें कि उनका हिस्सा उन्हें मिला है जिसकी वो अंतिम संस्कार कर पाए। ये सभी परिजन जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, वो बेहद दुखी और केवल यहाँ पर इस आस में कि कुछ पता चल जाए, विमान में कोई सवार, कोई उस जगह का बाशिंदा जहाँ पर आकर ये विमान गिरा था और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था। कल भी रेस्क्यू वर्कर्स ने हमें बताया कि कितनी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि कई जगह से उन्हें शरीर के अंग केवल मिल रहे थे जिसे समेट कर वो यहाँ इस अस्पताल में भेज रहे थे। एक हिस्से में जो मॉर्चरी है उधर रखे गए हैं वो बॉडीज जो वहां से निकाले गए हैं, और दूसरी तरफ वो जगह अस्पताल का जहां पर जो इंजर्ड हैं, इसमें जो घायल हैं, उन सब का इलाज चल रहा है। जो एक जिन्हें मिरेकल कहा जा रहा है, जो करिश्मा रहा जिनका बच जाना उस जलते हुए विमान से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ आकर भी मुलाकात करेंगे, दुर्घटना स्थल पर भी वो जाने वाले हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल जो कि क्रैश साइट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विद्या जो कि अस्पताल में मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर परिजनों से बातचीत भी कर रही हैं। अशोक जी, प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है आज यहाँ पर पहुंचने का, अहमदाबाद आने का, वो कहाँ से शुरू होकर किस क्रम में वो जाने वाले हैं? देखिए श्वेता, सबसे पहले क्रैश साइट पर यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ कल जो हादसा हुआ था मेडिकल कॉलेज और आसपास के इलाकों में जब क्रैश हुआ, तो यहाँ सबसे पहले प्रधानमंत्री का यहाँ आने का प्लान है। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मिलेंगे और ख़ास तौर से उस सर्वाइवर से जो रमेश विश्वास कुमार हैं, ब्रिटिश मूल के हैं। कल अमित शाह भी उनसे मिले थे और आज उनसे वो मिलने वाले और घायलों का भी हालचाल जानने वाले हैं और इलाज कैसा चल रहा है उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स एडमिट हैं, नर्सिंग स्टाफ एडमिट है और दूसरे भी जो आसपास इफेक्टेड हुए थे लोग क्रैश की वजह से, वहाँ जो कॉलोनी थी उसके लोग भी वहाँ एडमिट हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे। और उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग भी प्रधानमंत्री ले सकते हैं, असेस मीटिंग भी कर सकते हैं कंसर्न अधिकारियों के साथ। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी यहाँ पे कल से मौजूद हैं, कल वो आए थे और उसके बाद से यहाँ रुके हुए हैं, तो वो भी साथ रह सकते हैं। और इसके अलावा सुबह से अगर श्वेता बात की जाए, क्रैश साइट की कैमरामैन पवन आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को। कल तो अनुमति थी आने की, लेकिन आज किसी भी मीडिया कर्मी और सिविलियंस को आसपास भी जाने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री को भी आना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। श्वेता, आप देख सकते हैं सामने पूरा सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, गुजरात पुलिस के हैं, सीआईएसएफ के लोग आए, एनडीआरएफ के लोग सुबह से यहाँ पे भारी तादाद में मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए भी ये पूरी कॉर्डन ऑफ किया गया है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। तो लेकिन प्रधानमंत्री के करीब 9 बजे के करीब यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में जाकर के घायलों से मिलेंगे। और दूसरी बात श्वेता, कल भी अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि कल से भी हमने देखा कि जो मलबा था उसको उठाने या किसी दूसरी जगह ले जाने की इजाजत वहां पर नहीं थी। कॉर्डन किया गया था उन खास हिस्सों को जहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अहम चीजें इकट्ठा की जानी है। सबसे अहम उसमें वो ब्लैक बॉक्स, इसके अलावा और भी कहीं कोई ऐसी चीज जिसके जरिए इस हादसे को लेकर पूरी तस्वीर सामने आ पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो अशोक जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी सबसे पहले दुर्घटना स्थल पहुंचेंगे, हादसे की जगह पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे पहले जरूरी हो जाता है ये देख पाना कि किस पैमाने पर ये हादसा हुआ है। वाकई एक तरफ वो तस्वीरें होती हैं जो हम देखते हैं, और एक बार जब आप सामने उसको देखते हैं तो आकलन आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी त्रासदी ये रही। और ऐसे में विद्या, इतनी बड़ी संख्या में मृतकों का यहाँ आना, घायलों का यहाँ आना, डीएनए सैंपलिंग कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क है विद्या। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी समस्या वो है, जैसा कि हमें कुछ लोग बता रहे थे वहाँ पर, कि जिनकी की परिवार के जो, जैसे कि क्योंकि सैम्पलिंग के लिए उन्होंने साफ कहा है अथॉरिटीज़ ने, डॉक्टर्स ने, कि जो एकदम करीबी हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता या बच्चे उनके होने चाहिए, उनसे ही सैंपल लिए जाएंगे। तो यही वजह है कि अब जैसे उसके कोई किसी शख्स के नज़दीकी परिवार के लोग अगर नहीं हैं, तो जैसा कि बताया जा रहा है तकरीबन 50 ऐसे लोग हैं जिनके जो परिवार के जन है वो अभी तक आए नहीं हैं, कुछ लोग तो विदेश में हैं। तो जब तक विदेशों से ये पूरे परिवार के लोग आते नहीं हैं यहाँ पर, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन ने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया है, देखिए जो लोग हैं उनका दुख दर्द तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन सुचारू रूप से सारे ये जो कार्यक्रम कर रही है, जो इस तरह से टेस्टिंग कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि यहाँ पर जो घायल हैं उनके तबीयत ठीक करने की जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स, तो सबकी कोशिश यही है कि सुचारू रूप से हो जाए ताकि किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। जिन लोगों को ने अपनों को खोया है उनका दर्द जाहिर सी बात है कोई समझ नहीं सकता, और कोई इस वक्त उनको कोई भी कह ले, कुछ भी कह ले, मलहम तो नहीं लगा सकता। लेकिन एक कोशिश यही कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस तरीके से हो ये सारे प्रोसीजर्स, उसमें किसी को तकलीफ ना हो। कुछ परिवार हमने देखा जो कि रात में आए हुए थे, लेकिन क्योंकि करीबी परिवार के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके जो बुजुर्ग हैं या लोगों को उनका इंतजार किया गया। जब वो आए तब जाके उनका डीएनए सैंपल्स लिए गए और प्रक्रिया भी शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि डॉक्टर्स ने मैंडेट रखा है कि एकदम करीबी लोग हों वहीं आए, तो उनका इंतजार अभी भी कर रहे हैं। कुछ फॉरेन में है तो उनका भी इंतजार होगा, और जब जो आसपास रहते हैं उन सबको बुलाया जा रहा है इस वक्त। जाहिर है विद्या, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि पूरा का पूरा परिवार भी इस हादसे में चला गया है। अब उनके नजदीकी रिश्तेदारों को ढूंढ कर निकालना, ये बहुत ही दुखद, ये पूरा हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पूरा हादसा। गुजरात स्टेट के पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं विजय रूपाणी, उनकी भी मृत्यु इस पूरे हादसे में हुई है। उनके घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। कल भी हमने देखा कि क्रैश साइट पर भी कुछ ऐसे नेता जो विजय रूपाणी जी को याद कर रहे थे, उनके साथी थे, वो सब वहां पर पहुंचे थे। सौराष्ट्र की बहुत बड़ा कद विजय रूपाणी का, और उसके बाद आगे चलकर जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीबी विजय रूपाणी जी रहे हैं। और ऐसे में अतुल, जब आज हम नेताओं का उनके घर पर पहुंचने का क्रम देख रहे हैं, तो एक टीस सबके मन में है, बहुत संयमित, बहुत संतुलित, एक मृदुभाषी नेता। बिल्कुल, विजय रूपाणी की बात करें तो 5 साल तक गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री वो कार्यरत रहे, और जिस प्रकार से कल हुए प्लेन हादसे में उनकी भी जो मृत्यु है उसकी भी पुष्टि कर दी गई है। और खुद गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने इस बात की कल पुष्टि की थी। लेकिन आज सुबह विजय रूपाणी की जो पत्नी है, जो कि लंदन में थी, और विजय रूपाणी अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मिलने के लिए अहमदाबाद से लंदन में जो कल फ्लाइट क्रैश हुई है उसी में सवार हुए थे। और उनकी पत्नी फिलहाल लंदन से अहमदाबाद पहुँच चुकी हैं, और लगभग आधे 15 से 20 मिनट जैसा जितना वक्त हुआ है, जो कि एयरपोर्ट से फिलहाल गांधीनगर जाने के लिए वो रवाना हुई हैं। क्योंकि जो भी ब्लड उनके परिवार के जो सैंपलिंग की जो कार्यवाही है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। तो अब जब भी डीएनए सैंपल के रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके परिवार को, यानी कि उनकी पत्नी को सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर विजय रूपाणी की भी अगर बात कर लें तो बतौर गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर भी वो कार्यरत रह चुके हैं। और जब आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री थी, उसके बाद 5
5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपानी कार्यरत रहे और सौराष्ट्र के एक बहुत ही बड़े चेहरे के तौर पर गुजरात प्रदेश बीजेपी के लिए एक कद्दावर नेता माने जा रहे थे और प्रधानमंत्री के भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि करीब थे, क्योंकि जब बतौर सीएम जब भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा कर दी गई और वो उसके बाद भी उनको अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारियां सौंपी गई। खास करके हम पंजाब की भी बात करें तो पंजाब में भी प्रभारी के तौर पे विजय रूपानी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अलग अलग चुनावों में भी कई अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं वो निभाते रहे। बीते जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं वहाँ पे भी विजय रूपानी ने अपनी अलग भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ी खोट जरूर से रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी भूमिका बीजेपी के अंदर थी और खास करके उनकी जो शुरुआती अगर हम उनकी बात करें तो एबीवीपी के साथ वो जुड़े रहे, वहाँ से आरएसएस के साथ भी उनका जुड़ाव रहा और वहाँ से बढ़ते हुए आगे एक संगठन के बहुत ही मजबूत नेता के तौर पे उन्हें गुजरात के अंदर जाना जाता था। और सौराष्ट्र की अगर बात करें तो गुजरात की अगर चुनावी अगर मद्देनज़र अगर हम नज़र करते हैं तो सौराष्ट्र में बहुत ही अच्छी और बड़ी पकड़ थी उनकी नेताओं में। और जब भी सौराष्ट्र के अंदर जब भी चुनाव गुजरात में होते थे और सौराष्ट्र की बात होती थी तो हमेशा से विजय रूपानी को बीजेपी याद करती थी और अभी भी विजय रूपानी का कद बीजेपी के अंदर काफ़ी बड़ा था। अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव हुआ करते थे तो उन्हें भूमिका सौंपी जाती थी और गुजरात में भी जब बतौर सीएम वो थे तो हम कई ऐसे भी नेता देखते हैं जब कोई हादसा हो जाता है या कुछ नेगेटिव कोई घटना होती है तब जब उनके पास मीडियाकर्मी जाते हैं तो बाइट देने से बचते हैं, लेकिन विजय रूपानी लगभग हर प्रश्नों के जवाब दिया करते थे और हमेशा एक हंसते चेहरों के साथ मीडिया कर्मियों के साथ या आम आदमी के साथ भी मिला करते थे। जी वाकई, और इसीलिए हर व्यक्ति इस समय उनके जाने की टीस को महसूस कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही वो तमाम परिवार हैं जिन्होंने अपनों को गंवाया है। यहाँ एफएसएल की टीमें पहुंचकर और लगातार वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में लगी हुई हैं। दिन रात ये पूरी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये पूरा एहसास है यहाँ पर सबको कि कितना आवश्यक होता है। एक तो परिजन चले गए हैं, दूसरा आप चाहते हैं कि उनका जो शरीर है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो सौंपा जाए जल्द से जल्द। इसीलिए निर्बाध निरंतर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये हादसा किस पैमाने पर हुआ, किस तरीके की वहाँ की त्रासदी थी, कल मैंने उस पूरे क्षेत्र को आप सबको दिखाया था। उसके कुछ हिस्से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो विमान आया, उस इमारत से टकराया और नीचे जो कुछ था इस समय ऐसा लग रहा है जैसे जलकर खाक हो गया। जहां पर ये उसका भीतर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। ऊपर का हिस्सा वो देखिए, पूरे इमारत की जो दीवारें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगर मोहसिन आपको जमीन की तरफ भी दिखा सकें, आप देखिए कि वो ईंटें किस तरीके से टूट कर बिखर गई हैं। ईंट किस तरीके से टूट के यहाँ पर बिखर गया है पूरा। ये जो पूरे इमारत का मलबा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हम बस समझ सकते हैं कि कौन सा हिस्सा हो सकता है ये विमान का। आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं इन सारे हिस्सों में जाते हुए कि वो किस चीज का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हृदय विदारक ये चीजें हैं कि यहाँ पर देखिए लगेज का भी हिस्सा आपको दिख जाएगा, एक बैग गिरा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। और देखिए ये पूरी तरीके से जैसी यहाँ पर क्षति हुई है वो आप ये तस्वीरों में देख लेंगे। यहाँ पर मोहसिन आपको कैमरे के जरिए वो दिखा रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों में वो देखते हुए आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर गद्दे पड़े हुए। ये ट्रेन का जो प्लेन का जो पहिया है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो पिलर के सरिया में उलझकर यहाँ पर अटक गया है। ये भयावह तस्वीर इस हादसे की जो इस समय हमें नजर आ रही है, भयावह तस्वीर इस हादसे की। और हम यहाँ से आपको अब लिए चलते हैं और आगे के हिस्सों में दिखाते हैं वो क्षति जो इस समय है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर दरअसल देखा जा चुका है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर चूंकि हर हिस्से में जांच की जरूरत थी, बॉडीज की तलाश हो रही थी, सर्वाइवर्स की तलाश हो रही थी, तो उन सबको तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचा गया है कि आगे का हिस्सा, दो प्रमुख हिस्से हैं जहां पर जो तलाश है वो अभी भी जारी है। लेकिन
ये जो हम आपको पार्ट दिखा रहे हैं वो वाकई एक एक सवाल छोड़ के जा रहा है।